नमस्कार, मैं हूँ पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नागरिकता की, सिटीजनशिप। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नागरिकता होती क्या है, नागरिकता का अर्थ क्या होता है, किस तरह से हम लोग भारत की नागरिकता, हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारतीय कहलाएंगे, किस तरह से वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एकल नागरिकता क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है एकल नागरिकता के जो अपवाद हैं वो डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जो हमारे नागरिकता है ये हमारे संविधान के भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से लेकर और 11 तक इसका वर्णन है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि नागरिकता आखिर होती क्या है, सिटीजनशिप क्या होती है। तो सिटीजनशिप है या फिर कहें हम लोग नागरिकता है, ये एक कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी वो स्थिति होती है जिसमें जो मनुष्य है या फिर कहीं व्यक्ति है उसको एक स्तर प्राप्त हो जाता है किसका, नागरिक का। और जो नागरिक है वो केवल और केवल उन व्यक्तियों को कहा जा सकता है जो राष्ट्र या फिर हम लोग कहें राज्य, देश की तरफ से सभी जिसको नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हो। मतलब कि उन्हीं लोगों को नागरिकता प्राप्त हो सकती है जिनको राष्ट्र की तरफ से या फिर कहें हम लोग देश की तरफ से नागरिक और राजनीतिक ये दोनों अधिकार प्रदान किए गए हों। इसके साथ ही साथ जो कि नागरिक है या फिर कहें हम लोग व्यक्ति है वो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा भाव रखता हो। और इसके साथ ही एक और कंडीशन है कि नागरिकता में व्यक्ति है जिस भी व्यक्ति को प्रदान की जाती है तो उसके साथ साथ उसको दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ राइट्स अधिकार और कुछ कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। कौन, नागरिकता, भारतीय नागरिकता के अंतर्गत। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नागरिकता वह होती है जिसमें देश की तरफ से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हो। इसके साथ ही साथ वह व्यक्ति राष्ट्र के प्रति निष्ठा भाव रखता हो और नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार भी प्रदान करती है। जैसे अधिकार की मैं बात करूँ तो जो हमारा भारतीय नागरिकता है उसमें जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो भारतीय व्यक्ति हैं उनको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। देखिए हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 29 और 30 ये जो अनुच्छेद हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को प्राप्त है। ये जो अधिकार है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये उल्लेख किया गया है और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट होगी उसमें अवसर की समानता रखी जाएगी, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 19 में जैसे कि अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं हैं, बोलने का अधिकार, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, ये सब अधिकार है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो आर्टिकल 29 है उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके हितों को प्रोटेक्शन के लिए, उनके हितों का संरक्षण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 29 में है और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 है, उसमें जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में उनसे संबंधित जो माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार प्राप्त है उनका वर्णन है। और ये जो अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए इसको याद करने का तरीका है आर्टिकल 15, 16 प्लस 1 हो गया और फिर 19 और 29, इसमें प्लस 10 और फिर 29 के बाद प्लस 1, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ
भारतीय व्यक्तियों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो हमारी भारतीय नागरिकता है जो हमें प्राप्त है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वो बहुत सारे हमें अधिकार देती है, कर्तव्य देती है, विशेषाधिकार देती है, दायित्व प्रदान करती है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारी ये नागरिकता है वो हमारे संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक इसका वर्णन है। इसके बाद देखिए जो भारतीय नागरिकता है वो भारतीयों को एकल नागरिकता प्रदान करती है, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करती है। एकल नागरिकता क्या होती है कि संपूर्ण देश है हमारा भारत, उसके लिए सिर्फ एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि यूपी के लिए अलग नागरिकता होगी, हरियाणा के लिए अलग नागरिकता होगी, मतलब स्टेट वाइज स्टेट्स के लिए अलग नागरिकता और देश की भारत के लिए अलग नागरिकता, ऐसा नहीं है। पूरे देश की सिर्फ एक नागरिकता प्रदान करता है। वहीं अगर हम लोग एग्जाम्पल लें अमेरिका का तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, मतलब कि जो स्टेट्स हैं वहाँ के उनकी जो नागरिकता है वो अलग है और जो देश है उसकी नागरिकता अलग है। तो इस तरह से 2 नागरिकताएं प्रदान करता है कौन? अमेरिका। लेकिन अब तो हमारा जो आर्टिकल 370 है वो हट चुका है, लेकिन जब आर्टिकल 370 है ये नहीं हटा था तब जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए दोहरी नागरिकता थी। दोहरी नागरिकता कैसे थी कि वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए अलग से नागरिकता प्रदान की जाती थी उनके वहाँ के व्यक्तियों को, और भारत की नागरिकता उनको अलग से दी जाती थी। इस तरह से उनको 2 नागरिकताएं प्रदान की जाती थी। तो कह सकते हैं वहाँ पर दोहरी नागरिकता थी। लेकिन अब आर्टिकल 370 हटने के बाद सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। अब नेक्स्ट है वो है एकल नागरिकता है, उसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कि जो हमारा संविधान का आर्टिकल है 15(1) उसमें क्या कहा गया है कि विभिन्न जो व्यक्ति हैं उनके बीच किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान इनके आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा। देखिए ये जो ऐड किए गए हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इनके आधार पर तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन निवास स्थान प्लेस ऑफ रेजिडेंस इसके आधार पर राज्य अगर सरकार चाहे, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो वो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अपने स्टेट के जो निवासी है उनके लिए विशेष सुविधा दे सकती है, प्रेफरेंसेस दे सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट है, तो अगर राजस्थान सरकार चाहे तो वो अपने जो शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें वो उनके खुद के स्टेट के जो राजस्थान के जो निवासी है उनके लिए प्रेफरेंस दे सकती है, उनके लिए विशेष सुविधा दे सकती है। उसके बाद जो सेकंड आर्टिकल है जो एकल नागरिकता का अपवाद है वो है आर्टिकल 19(1)(d) और E। जो आर्टिकल 19(1)(d) और E है, तो देखिए आर्टिकल 19(1)(d) है उसमें कहा गया है कि जो भारत है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी भारत में कहीं भी घूमने का अबाध संचरण, कहीं भी घूमने का स्वतंत्रता पूर्वक वो घूम सकता है, उसको अधिकार है। और वहीं आर्टिकल 19(1)(e) है उसमें कहा गया है कि भारतीय व्यक्ति है वो पूरे देश में कहीं भी बस सकता है, वहाँ पर निवास कर सकता है, उसको उसका अधिकार है। लेकिन जो इसी में ही जो आर्टिकल 19 का 5 क्लोज है उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। और उसमें ये कहा गया है कि अगर साधारण जनता या फिर कोई अनुसूचित जनजाति है उनके हितों के संरक्षण के लिए, उनके हितों की प्रोटेक्शन के लिए अगर इन स्वतंत्रताओं को, इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, इन पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती है, मतलब कि उनको घूमने नहीं दिया जा सकता है, उनको वहाँ पर बसने नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति है वो और जो साधारण जनता है इन दोनों के हितों की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 2 अपवाद है आर्टिकल 15(1) और 19(1)(d) और E किसके? एकल नागरिकता के। जो हमारी भारतीय नागरिकता है वो हमें बहुत सारे अधिकार प्रदान करती है जो कि विदेशी व्यक्तियों को अगर वो यहाँ पर आते हैं, रहते हैं तो वो अधिकार प्राप्त नहीं है, जो कि मैंने पहले भी बता चुकी। अभी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल
15, 16, 19, 29 और 30, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे राइट्स हैं। और कुछ जो अधिकार है वो ये है कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उनमें जब इलेक्शन होता है तो उसमें वोट देने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं है। इसके अलावा जो संसद है उसमें और जो राज्य विधानमंडल है उसमें उसके अगर सदस्य बनना चाहता है कोई व्यक्ति तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बन सकता है, विदेशी नहीं बन सकते हैं। और जो हमारे प्रमुख पद हैं हमारे देश के, जैसे कि राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, सुप्रीम कोर्ट है जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट है जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश हो गए, महान्यायवादी हो गए, और राज्यपाल, गवर्नर हो गए, महाअधिवक्ता हो गए। ये सब जो प्रमुख पद हैं, जो मेन हमारे पोस्ट हैं, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों की ही नियुक्ति की जा सकती है। वो ही नियुक्ति के लिए पात्र हैं, वो ही अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी विदेशी व्यक्ति उसकी नियुक्ति का पात्र नहीं है, वो इन पदों पर नियुक्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमें हमारे संविधान ने कितने सारे अधिकार प्रदान किए हैं भारतीय नागरिकता प्रदान करने के साथ साथ। तो देखिए इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो हमारा भारतीय संविधान है वो बनकर तैयार हुआ या फिर हम लोग कहें बना था, वो बना था 26 नवंबर 1949 को, और जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो जो कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के, वो तभी लागू हो गए थे। और जो कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे उनमें से ही एक है नागरिकता। नागरिकता है जो सिटीजनशिप है, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नागरिकता है वो कब लागू हुई थी, तो वो हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब लागू हुई थी 26 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि नागरिकता है वो हमारे संविधान के कौन से भाग में है, तो वो भाग 2 में है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिकता है उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेदों का वर्णन है, तो उसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल्स है उनका वर्णन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नागरिकता। नागरिकता है वो मैं पहले भी बता चुके, हमारे संविधान के भाग 2 में वर्णन है और कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक क्या वर्णन किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 तक जो भी व्यक्ति भारत में रह रहे थे उनको किस किस तरह से, किस किस तरीके से भारतीय नागरिकता वो लोग प्राप्त कर सकते हैं, उन सब का वर्णन है किसमें, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। लेकिन 26 जनवरी 1950 तक का ही वर्णन है, उसके बाद का कोई भी वर्णन नहीं है। उसके बाद किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी इसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था उस टाइम। और लेकिन संसद को शक्ति प्रदान की गई थी कि वो संशोधन करके कानून बना सकती है और किस तरह से इसके बाद, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उसका वर्णन कर सकती है संसद कैसे कानून बनाकर, और जो कानून है प्रेजेंट में उनमें संशोधन कर अमेंडमेंट्स करके। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उनका वर्णन है। तो आर्टिकल 5 से लेकर और 11 तक अब हम लोग पढ़ते हैं। तो किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग, वो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए आर्टिकल 5 के अनुसार, तो देखिए आर्टिकल 5 के अनुसार भारतीय नागरिक वो है जो अगर तो या तो उसके पास भारत की डोमिसाइल हो, सिटीजन की, भारतीय नागरिक की, और परमानेंट हाउस हो। इसके अलावा या तो वो व्यक्ति खुद मतलब स्वयं, और या फिर उसके पेरेंट्स माता पिता, उनका जो जन्म है वो भारत में हुआ हो, या फिर जो संविधान लागू हुआ उससे 5 वर्ष पूर्व से, उससे 5 वर्ष पहले से वो लोग भारत में रह रहे हो। तो देखिए हमारा जो संविधान है
वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो कि मैं पहले भी बता चुके। तो इससे 5 वर्ष पहले मतलब 1945, तो 1945 से पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहे हो वो, तो इस तरह से इसमें ये कहा गया है कि उस व्यक्ति के पास एक तो भारत की डोमिसाइल होनी चाहिए और इसके अलावा इन तीनों में से एक होना चाहिए, या तो वो खुद भारत में पैदा हुआ हो या उसके माँ बाप, या फिर वो 1945 से भारत में रह रहा हो। इन तीनों में से एक कंडीशन और भारत की डोमिसाइल हो तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो हमने आर्टिकल 5 में पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति है उसके पास भारत की डोमिसाइल है, उसके पास परमानेंट हाउस है, और इसके अलावा इन तीनों में से एक शर्त कि या तो फिर वो खुद पैदा हुआ हो, या फिर उसके माँ बाप भारत में पैदा हुए हो, या फिर वो 1945 से पहले भारत में रह रहा हो, तो फिर वो भारतीय व्यक्ति कहलाएगा, भारतीय नागरिक कहलाएगा। और देखिए जो ये प्रावधान है ये सिर्फ और सिर्फ जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 तक, तब के है। तब जो व्यक्ति है वो किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है संविधान में संशोधन हुए, भारतीय नागरिकता संशोधन जैसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 में संशोधन हुआ। उसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया। तो इस तरह से जो नागरिकता के जो कंडीशन है, जो प्रावधान है वो बदल चुके हैं। लेकिन जो ये है ये उस समय के हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो तब कौन कौन व्यक्ति किस तरह से भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता था, उनका जो वर्णन है वो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 6 है वो क्या कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो मान लीजिए पाकिस्तान से भारत आता है, तो उसकी बात करता है। अगर कोई व्यक्ति है वो पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है उसका वर्णन करता है कौन, आर्टिकल 6। तो इसके अंतर्गत देखिए ये 3 कंडीशंस हैं, इनमें से कोई 2 कंडीशन पूरी करता है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। कौन सी 2 कंडीशन, एक तो ये तो कंपलसरी है, ये तो होनी ही चाहिए, और इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन पूरी करता है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है, उसके पेरेंट्स या फिर उसके दादा दादी, जैसे वो व्यक्ति है वो तो स्वयं तो पाकिस्तान से आया है, तो उसके अगर पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी वो हैं, वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों तो वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। इसके साथ अगर एक कंडीशन और जोड़ दी जाए तो कौन सी, या तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हों पाकिस्तान से, और अगर वो भारत नहीं आए हों तो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हों, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले भारत आ गए हों, और 6 महीने तक वो भारत में रहे हों। तो इस तरह से वो पंजीकरण करवाकर, रजिस्ट्रेशन करवाकर वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या, या तो उसके माता पिता और दादा दादी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया फिर कहीं अविभाजित भारत क्या है कि जिसमें जब हमारा देश और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, विभाजित नहीं हुए थे, तो तब उनका जन्म हुआ हो, या फिर 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो, या फिर इन दोनों में से एक कंडीशन 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो लेकिन 26 जुलाई 1950 से पहले आ गए हों और वो 6 महीने तक भारत में रहे हों, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 7। ये किससे रिलेटेड है, अगर कोई भी व्यक्ति है और वो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया और फिर भारत में वापस आ गया, तो उसको भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होगी, किस प्रकार से मिलेगी, उससे संबंधित है, उसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 7 में। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए और फिर कुछ टाइम बाद वापस आ गए, तो उनके लिए ये प्रावधान है कि उनको 6 महीने तक भारत में रहना होगा और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवाकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 8। ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 8। इसमें कहा गया है कि जो
भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या फिर क्या हम लोग भारतीय हैं, उनको किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, उसका वर्णन है आर्टिकल 8 में। तो उसमें 2 प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकता उनको प्राप्त की जा सकती है। किनको? जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो है, वो व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है वो स्वयं या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब स्वयं, उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी, वो अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। अविभाजित भारत, अनडिवाइडेड इंडिया, जब भारत और पाक बटे नहीं थे, जो पाकिस्तान है वो भारत का ही हिस्सा था। तो उस समय अगर कोई वो व्यक्ति स्वयं जो विदेश में रह रहा है, दूसरे देश में रह रहा है, वो और या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी अगर अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो, और दूसरी कंडीशन है कि जिस देश में वो रह रहे हों उसमें वो एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करते हैं तो उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो आर्टिकल 8 में हमने देखा कि जो भारत से बाहर व्यक्ति रह रहे हैं उनको कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो वो उसके अंतर्गत 2 कंडीशंस देखी हमने। फर्स्ट, तो अगर वो स्वयं या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। और सेकंड, जिस देश में वो रह रहे हैं अभी फिलहाल, मतलब उस टाइम करंट में, उस टाइम वो जिस देश में रह रहे हो उसमें एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो इन 2 कंडीशंस को अगर वो पूरा करते हैं तो उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9। ये क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति है उसने 26 जनवरी 1950 से पहले किसी और देश की नागरिकता ले रखी है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति है उसने 26 जनवरी 1950 से पहले किसी और देश की नागरिकता ले रखी है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, नहीं मिलेगी। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 9 में। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10। ये किससे संबंधित है? ये क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो, वो अगर कोई संसद कानून बनाती है, कोई भी विधि बनाती है तो वो उस व्यक्ति पर लागू होगी। मतलब कि अगर संसद कोई भी कानून बनाती है वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति है भारत का, प्रत्येक नागरिक है, अगर उसको संसद कोई कानून बनाती है तो उसको वो मानना पड़ेगा, उस पर वो लागू होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11। ये किससे संबंधित है? इसमें जो संसद की शक्तियां हैं उनका वर्णन है। संसद की शक्तियों को बताया गया है कि संसद 26 जनवरी 1950 के बाद कानून में ये अमेंडमेंट कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, और परिवर्तन हुए भी हैं काफ़ी टाइम पर, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1986, उसके बाद 1992, उसके बाद 2003 में हुआ परिवर्तन, उसके बाद 2005 में संशोधन हुआ, उसके बाद हुआ 2015 में संशोधन, और अभी कुछ समय पहले पिछले साल ही 2019 में ही जो संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये संशोधन हुआ, और ये जो संशोधन है ये किसके तहत होते हैं? ये आर्टिकल 11 के तहत होता है। आर्टिकल 11 है, ये संसद को ये शक्ति प्रदान करती है कि वो 26 जनवरी 1950 के बाद कानून में संशोधन कर सकती है, और टाइम किए भी हैं जो कि हमने अभी देखे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा नागरिकता क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एकल नागरिकता क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एकल नागरिकता के अपवाद हैं, एक्सेप्शंस ऑफ सिंगल सिटीजनशिप पढ़े, जो कि आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 19(1)(d) और ई है। आर्टिकल 15(1) में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये कहा गया है। लेकिन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर
कोई विशेष सुविधा दी जा सकती है राज्य सरकार द्वारा, किसमें, शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ये पढ़ा। उसके बाद हमने आर्टिकल 19(1)(d) और E पढ़ा। उसके बाद हमने भारतीय संविधान के जो भाग 2 है उसमें जो आर्टिकल्स हैं 5 से 11 तक, उनका वर्णन पढ़ा, जो कि नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं वो, जिसमें हमने आर्टिकल 5 पढ़ा, फिर उसके बाद आर्टिकल 6, फिर आर्टिकल 7 पढ़ा, 8, 9 और उसके बाद हमने आर्टिकल 10 पढ़ा और फिर उसके बाद पढ़ा आर्टिकल 11। तो आज के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग NRI क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन, उसके बाद PIO क्या होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसका क्यों इतना विरोध हुआ, किस तरह से ये लागू हुआ और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं जो नया अभी बना है कुछ समय पहले, तो क्यों इसका इतना विरोध हुआ था, वो सब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसी लेक्चर का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।